क्लास 12th आज हम लोग जो टॉपिक करने लगे हैं दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। स्टूडेंट्स अक्सर इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी मींस इंडिया के मैप के अंदर जो भी है वो सब चीज इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बट बच्चे नहीं, इंडिया रशिया में भी है, इंडिया एयरवेज में भी है, इंडिया सीवेज में भी है। इंडिया बहुत जगह एक्सपैंड हुआ है और हमारी जो मिसकंसेप्शन है ये कि इंडिया सिर्फ पॉलिटिकल नक्शा जो इंडिया का दिख रहा है या फिजिकल मैप ऑफ इंडिया का देख रहे हो सिर्फ वही है। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, ट्रांजैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एम्बेसी को लेकर एंड स्टूडेंट स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है कि वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट। एंड हम अक्सर कंफ्यूजन में रह जाते हैं क्योंकि इतना कुछ पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स का अभी तक, तो इस बात की कंफ्यूजन रह जाती है इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, आज हम लोग ये टॉपिक करने लगे हैं। हम डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट आज स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इंडिया के मैप से। अगर आप अपनी संदीप गर्ग की बुक खोलो, चाहे टीआर जैन की बुक खोलो, चाहे आप सुभाष डे की बुक देखो, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक देखो, हर बुक के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे व्हाट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी और इंक्लूड नहीं होता क्या। ठीक है, हम वो पॉइंट्स आज करने लगे हैं एक मैप के थ्रू। अगर आप इस मैप को अच्छी तरह से समझ के चले गए यू विल बी एबल टू क्रैक द आंसर। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करें। अब बच्चे ध्यान रखो, सबसे पहले क्या है जियोग्राफिकल टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी। इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर जो भी सिटीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स जो भी आ रही हैं दे आर ऑल पार्ट ऑफ इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, वट एवर इज देयर, चाहे सिटीज है, चाहे टाउन्स है, चाहे स्टेट्स हैं, कुछ भी यूनियन टेरिटरीज, इसके बीच में अगर लाई कर रही है जियोग्राफिकल टेरिटरी या पॉलिटिकल टेरिटरी, जहाँ पे हमारा ट्रेड फ्रीली हो रहा है, जहाँ पे हमारे लोग इजिली मूव कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी कैपिटल इजिली मूव हो रही है विद इन द बॉर्डर्स ऑफ कंट्री, उसको हमने क्या कहा, वो हमारी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सो नंबर 1 ये आ गया। उसके बाद नंबर 2 हमने कहा हमारी जितनी भी मिलिट्री स्पेस है बच्चे, जितनी भी मिलिट्री स्पेस है, जहां पे चाहे किसी भी और कंट्री के अंदर हमारा मिलिट्री कैंप्स है, मिलिट्री स्पेस है हमारा, वहां पे जहां पे हमारा क्या है कि इक्विपमेंट्स, डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं या हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो इंडिया में है, इंडिया से बाहर की, इंडिया वाला है फिर तो हमारा ही है, पता ही है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या, अगर इंडिया से बाहर भी है, रशिया, चाइना, जापान, जहां मर्जी है, बट हमारी सरकार उसको कंट्रोल करती है, इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है वो, दैट मीन्स वो किसका पार्ट है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सो फर्स्ट क्या है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी। सेकेंड इज मिलिट्री स्पेस या मिलिट्री बेस जौन से भी है, ट्रेनिंग आउटसाइड इंडिया जौन से भी हैं वो हमारे हैं। थर्ड आया बच्चे, जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट जो हमारे रेजिडेंट्स चला रहे हैं, इंडियन चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं, चाहे वो इंडिया से जापान जा रहा है, चाहे रशिया से जापान जा रहा है, चाहे रशिया से चाइना जा रहा है, दुबई से न्यूयॉर्क जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, अगर वो इंडियन एयरलाइंस इंडिया की सरकार की कंट्रोल के अंदर हैं, वो जहां मर्जी घूम ले, वो वापस हमारी कंट्री के ही रहेंगे। क्लियर हो गया, वो हमारी कंट्री में ही वापस माने जाएंगे, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएंगे। नेक्स्ट आया, इधर हम लोग देख ले वाटर बेस के अंदर, हमने कहा जितनी भी शिप्स हैं, शिप्स जितना भी इंटरनेशनल वाटर्स में चल रही है, ठीक है, इंडियन ओशन की जितना भी इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर चल रही है, जैसे 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर ये जितना भी आगे तक जा रही है, इससे बाहर जा रही है, हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर जा रही है, जहां पे वो लेकिन इंडिया की शिप है, किसी भी कंट्री के वाटर्स के अंदर वो है, बट वो हमारी मानी जाएगी क्योंकि वो कौन कंट्रोल कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। क्लियर हो गया। सो हमने यहाँ पे क्या कहा, पहले तो पॉलिटिकल टेरिटरी मतलब हमारा जो मैप है, हमारा मैप हो गया इंडिया क्या, उसके बाद हमारा कोई भी मिलिट्री बेस कहीं पर भी लोकेटेड है वो हमारा माना जाएगा अगर वो हमारी कंट्री का कंट्रोल में है। नेक्स्ट इज एयरक्राफ्ट, किसी कंट्री में भी इंडियन एयरलाइंस उड़ती रहे, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी ही रहेंगी। ऐसी किसी भी इंटरनेशनल शिप्स वाटर ओशियंस के अंदर हमारी शिप्स चली जाएं, इंडियन शिप्स चली जाएं, हमारे बॉर्डर्स के अंदर से बाहर चली जाएं, वो हमारी कंट्री की मानी जाएंगी। उसके बाद बच्चे इस तरफ आए, हमने कहा कुछ भी फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैस रिग्स, ये जितने भी हैं, अगर ये इंडिया से बाहर भी हैं, ठीक है, नेचुरल गैस रिग्स वगैरह, लेकिन वो है किसकी प्रॉपर्टी, अगर हमारी सरकार की कंट्रोल में है, चाहे कहीं पर भी है, ईरान, इराक, दुबई, यूएस, कहीं पर भी है, बट वो किसके हैं,
फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स वो हमारे हैं, तो वो किसके माने जाएंगे? ऑयल रिग्स वो हमारे ही माने जाएंगे अगर उसको इंडियंस ऑपरेट कर रहे हैं तो। क्लियर? उसके बाद दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहां पे अक्सर बच्चों की गलती हो जाती है, दैट इज एम्बेसीज। बच्चे एम्बेसी का, आप देखो इनके अंदर तक अभी तक क्या है, कोई भी बाहर की भी चीज है ना, अगर इंडिया के मैप की बात करें अगर, तो किसी बाहर कंट्री का भी ऑफिस अगर इस मैप के अंदर कहीं पे भी, दिल्ली में भी है, किसी भी दूसरी कंट्री का ऑफिस, वो हमारा माना जाएगा। ठीक है, इस मैप के अंदर अंदर जब तक है वो चीज, जापान की अगर कोई ऑफिस है, ठीक है, वो हमारा माना जाएगा। दैट मीन्स इस मैप के अंदर तो जो भी चीज है वो हमारी ही है। क्लियर? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बाहर में से मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें हमारी हैं। लास्ट आया एम्बेसी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चे। एम्बेसी क्या है? हमारी कंट्री को जो दूसरी कंट्रीज में रिप्रेजेंट करती है। हमारे बच्चे, आप लोग वीजाज के लिए बाहर जाते हो, ट्रेवलिंग के लिए जाते हो, या हमारे स्टूडेंट स्टडी वीजा के लिए जाते हैं, ये सब चीजें जब हम लोग बाहर जा रहे हैं, अपनी कंट्री से बाहर जा रहे हैं, उसको संभाल कौन रहा है? एम्बेसी संभाल रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे कहते हैं एम्बेसीज क्या है? वो ऑफिस है दैट रिप्रेजेंट आवर कंट्री अब्रॉड। अगर आप, जैसे अगर हमारी कंट्री की एम्बेसी यूएसए के अंदर है, तो वो किसकी एम्बेसी मानी जाएगी? हमारी एम्बेसी मानी जाएगी, वो यूएसए की एम्बेसी नहीं है। अगर हमारी एम्बेसी जापान के अंदर है और उसे कोई कुछ कर भी देगा ना वहां पर, तो हमारी इंडियन सरकार उस पर अटैक करेगी, भाई तुमने क्यों किया उसके ऊपर कुछ भी। सो दैट मीन्स हमारी एम्बेसी चाहे कहीं पर भी है बच्चे, हमारी एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? एम्बेसी यूजली कैपिटल टाउन्स के अंदर होती है, जैसे दिल्ली के अंदर एम्बेसी होती है, बाकी कंट्रीज की एम्बेसी है। ठीक है, स्टेट्स के अंदर गए तो कॉन्सुलेट्स आगे हो जाते हैं, वो छोटे ऑफिस एम्बेसीज का छोटा पार्ट होते हैं। सो भी क्या है, अगर हमारी एम्बेसी किसी भी कंट्री में है बच्चे, वो किसका पार्ट माना जाएगी? वो हमारा पार्ट माना जाएगा। क्लियर? ऐसी हमारी कंट्री में जापान की एम्बेसी, वो हमारी एम्बेसी नहीं, आप उस पर हक नहीं मल सकते कि भाई ये हमारी एम्बेसी। नो, दैट इज जापान की एम्बेसी दिल्ली में अगर है तो वो जापानीज की है, वो हमारी एम्बेसी नहीं है। तो ऐसी माना गया। अगर हमारी एम्बेसी वर्ल्ड अराउंड द कॉर्नर जहां मर्जी है, रशिया, जापान, चाइना, न्यूयॉर्क, कहीं पर भी है, वो किसकी एम्बेसी है? वो हमारी एम्बेसी है। इवन इफ वो हमारे बॉर्डर्स की कंट्री के नक्शे से बाहर भी है, तब भी वो हमारी एम्बेसी मानी जाएगी। होप आई एम क्लियर टिल नाउ। तो बच्चे, जब हमने कंसेप्ट किया डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या कुछ इंक्लूड हुआ, तो कुछ चीजें हैं विच आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। नंबर 1, हमने कहा किसी भी कंट्री और कंट्री की एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, किसी और कंट्री की अगर हमारी कंट्री में होगी तो क्या कह दोगे कि भाई ये तो हमारी है? नो, वी कैन नॉट से कि ये इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। वो जिस कंट्री की है उसी की है, वो हमारी कंट्री का नहीं है। देखो एग्जाम्पल लिखा है, जापानीज एम्बेसी इन इंडिया, तो जापानीज की कहाँ पे है? जापान की एम्बेसी कहाँ है? पे इंडिया पे है। तो वो इंडिया का हक नहीं है बच्चे, वो किसका हक है? सिर्फ जापान का हक है। इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान, सिर्फ जापान की पार्ट है। अब सेकंड आया इसके अंदर, सो यहाँ पे इसकी ये क्या होगी? एक डज नॉट इंक्लूड। अब सेकंड आया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WT हो गई, या हमने कहा कि UNO हो गई, WHO हो गई, ये सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल कंट्री के अंदर है, वो हमारी कंट्री के अंदर नहीं है। ठीक है ना? तो ये भी किसका पार्ट होगी? चाहे वहां के लोग, हमारे लोग वहां बैठे भी हों उस कंट्री में, बट वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। वो जिस कंट्री को बिलोंग करती है उस कंट्री का ही पार्ट है। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, तो वो उसी का पार्ट है, वो हमारा पार्ट नहीं है, जिसका वो जियोग्राफिकल पार्ट है। क्लियर हो गया? सो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स की इसके अंदर। अब यहाँ पे हम करते हैं टेस्ट योरसेल्फ वाला, हम लोग करके देखते हैं। एक बार देखते हैं क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है ऑफ इंडिया। इंडिया की बात की गई है। फर्स्ट इज इंडियन कंपनी इन लंदन, तो कहाँ पे है? लंदन के पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर है, लंदन की इकोनॉमिक टेरिटरी में है। तो क्या इंडिया का पार्ट है? नो, दिस इज नॉट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। चाहे इंडियन ऑफिस है, नो, बट किसके नक्शे के अंदर कंपनी आ रही है? लंदन के नक्शे के अंदर है, तो हमारी नहीं है। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, हमारे ऑफिस के अंदर है। सपोज करो दिल्ली के अंदर उसका ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का, US बेस्ड कंपनी है, बट हमारी कंट्री के पॉलिटिकल जो हमारे नक्शे के अंदर है बच्चे, आप सिर्फ यहाँ ध्यान रखो, जो चीज हमारे मैप के अंदर है प्लस हमारी सरकार की कंट्रोल के अंदर है, ठीक है, हमारे मैप के अंदर है और हमारी सरकार के कंट्रोल के अंदर है, वही हमारी कंट्री का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, तो हमारे मैप के अंडर है, तो हमने क्या कहा? यस, इट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। थर्ड आया कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, कंपनी कहाँ है? इंडिया के अंदर है, इंडिया के नक्शे के अंदर है, मैप में है, तो हमने क्या? जापानीज ओन कर रहा है, तो जो मर्जी ओन करे, रशियन ओन करे, जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारे नक्शे में है तो हमारी ही है। ठीक हो गया? नेक्स्ट इज
ब्रांच ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क के मैप में है कि हमारे मैप में है? न्यूयॉर्क के मैप में, तो ये हमारी है, हमारी नहीं है। ठीक है, तो हमने इस पे क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट इज ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। जौन सी मर्जी कंट्री का बैंक आए, मोस्ट वेलकम है जी, हमारी कंट्री के अंदर आओ, बैंक खोलो अपने। तो इंडिया के अंदर है, तो हमारे मैप के अंदर है, तो हमने क्या कहा, यस हमारे मैप में है। क्लियर। उसके बाद आया इंडियन एम्बेसी इन जापान। इंडियन एम्बेसी कहाँ पे है? जापान के अंदर है। तो इंडियन एम्बेसी अगर जापान के अंदर है, वो किसका पार्ट है? हमारा पार्ट है। क्योंकि हमने पढ़ा ही था, एम्बेसी जहां मर्जी हो इंडिया की है तो भाई इंडिया की रहेगी। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमारे कंट्रोल में है, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि जहां मर्जी हो इंडियन एम्बेसी है भाई। हम इंडियन एम्बेसी पे आप जाके कुछ भी, कोई भी जाकर किसी इंडियन एम्बेसी पर जाकर थोड़ा सा कुछ शरारत भी कर देते ना, कोई हरकत भी हो जाती है वहां पर, हमारी सरकार एकदम से आ जाएगी, भाई हमारी टेरिटरी को तुमने हाथ भी कैसे लगाया या कुछ देखा भी कैसे गलत नजरों से। ठीक हो गया? सो ऐसा है। नेक्स्ट इज ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना। हमारे मैप में है? नहीं, चाइना के मैप में है, तो इट इज नॉट। ठीक है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं, चाहे इंडियन ही है, बट हमारे मैप में नहीं नजर आ रहा, तो इट इज नॉट आवर पार्ट। नेक्स्ट इज रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब इंडिया की दिल्ली के अंदर रशिया की एम्बेसी है, तो बाहर की है ना बेचारा, अब कितनी कंट्रीज की एम्बेसीज आपको आप अपनी मान लोगे? नो, रशिया की एम्बेसी है भाई, रशिया के तक ही जाए, हमारे को सिर्फ हमारी एम्बेसी से मतलब है, तो इट इज नॉट, हमारा पार्ट नहीं है, सिर्फ हमारी कंट्री की एम्बेसी हमारी है। नेक्स्ट इज टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। टाटा ने अब क्या किया, अमेरिका के अंदर अपनी बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया। तो अमेरिका के नक्शे में बिल्डिंग दिख रही है कि इंडिया के नक्शे में? अमेरिका के नक्शे में दिख रही है, तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। सो हमने क्या कहा, हमारा कौन कौन सा है? हमने कहा हमारा सेकेंड वाला डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, थर्ड वाला डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, उसके बाद फिफ्थ वाला डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, एंड सिक्स। तो आपने सिर्फ बच्चे ध्यान रखना है, अगर कोई भी चीज इंडिया के नक्शे में दिख रही है या इंडिया के कंट्रोल में है, तो हमने क्या कहा, वो ही सिर्फ हमारी है, बाकी चीजों पे हम हक नहीं दे सकते। होप आई एम क्लियर टिल नाउ स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग जो करने लगे हैं, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट, अब कहते हैं कि क्या हर बंदा जो इंडिया में रहता है, क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? तो जरूरी नहीं है हर पर्सन जो इंडिया में रहता है वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। अब इसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ चीजें हैं, अगर ऐसा ये पॉइंट्स हैं तो वो इंक्लूड होगा, कुछ चीजें हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं बनेगी। अक्सर ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ जाता है, इसके अंदर से भी, तो हम लोग थोड़ा सा केयरफुली करते हैं, ताकि हमारे लिए कुछ मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स स्कोर करने बिकम्स इजी, राइट? सो जो नॉर्मल रेजिडेंट है, हमने नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में बोला क्या, कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। पहले तो बात है कि दोनों इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशंस बच्चे जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जिनका हमने कहा 3 एक्टिविटीज। नंबर 1 अर्निंग, मतलब पैसा कमाना, स्पेंडिंग, पैसा खर्च करना, एक्यूमुलेशन, पैसा जमा करना, बचत करनी। सो हमने क्या कहा, 3 एक्टिविटीज है इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर। कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? वो पर्सन जिसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट मीन्स कमाना, खर्चना और बचत करनी, जमा करना, इज इन इंडिया, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, हमने कहा वो पर्सन कहाँ पे लोकेटेड हो, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लोकेटेड हो फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर वो हमारी कंट्री के अंदर 1 साल से ज्यादा, 1 साल या 1 साल से ज्यादा लाई कर रहा है, वो किसका पार्ट है? वो डोमेस्टिक टेरिटरी, वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का पार्ट है। ठीक हो गया? अब देखिए, अब इसमें क्या कुछ इंक्लूड नहीं आता, तो हमने कहा यहाँ पे क्या कहा, एक तो है कि मोर देन 1 ईयर उसका इंडिया में स्टे होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी बात हमने क्या की, उसका जौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, वो कहाँ पे होनी चाहिए? अगर वो इंडिया में है तो हमने क्या माना, वो किसका पार्ट है? वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। अब कहते हैं कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं होंगी नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर, वो क्या है? फर्स्ट आया फॉरेन टूरिस्ट। अब कोई भी टूरिस्ट, देखिए अगर आप यहाँ से कोई बच्चा हमारा कनाडा जाता है, ठीक है, आपके सिबलिंग्स वगैरह कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, गए, 1 साल से कम का टाइम लगाया, वो कहाँ का बन जाएंगे? वो हमारा पार्ट नहीं है, वो हमारा इंडिया का ही पार्ट है, वो इंडिया के रेजिडेंट ही माने जाएंगे। देखिए अभी क्या है, फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल के लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, तो वो किसका पार्ट है? वो हमारी कंट्री का पार्ट है, वो बाहर के पार्ट नहीं बन जाएंगे। अगर लेकिन फॉरेन वाले आए, वो हमारा पार्ट नहीं होंगे।
अभी सेकंड आया फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज ऑफिशियल डिप्लोमेट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस लोकेटेड इन गिवन कंट्री। अगर किसी फॉरेन कंट्री के एम्बेसीज डिप्लोमेट्स हमारी कंट्री के अंदर है, वो हमारा पार्ट नहीं है, वो उनका पार्ट ही है। हमारी एम्बेसी के लोग कहीं पर भी है, वही सिर्फ हमारा पार्ट है। दूसरी कंट्री के एम्बेसीज के लोग हमारे लोग नहीं हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO, WHO, UNO are not considered as normal residents of country in which they operate। अगर WHO, UNO के हैं लोग, वो हमारे लोग नहीं माने जाएंगे, वो वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, चाहे वो इंडिया में भी काम कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने ऊपर पढ़ाई है, उसके कोई कर्मचारी भी हैं, वो भी हमारे कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एन एम्प्लॉय वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस इन इंडिया। अब ऑफिस कहाँ पे? इंडिया के अंदर है, लेकिन क्या वो यूएनओ का हमारा एम्प्लॉय माना जाएगा? नहीं। वो कहाँ का एम्प्लॉय माना जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का माना जाएगा बच्चे? अमेरिका का ही माना जाएगा, वो हमारा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज, लेकिन हाँ, अगर एम्प्लॉइज के साथ ये है, अगर वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है, वो किसका पार्ट माना जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री इन विच सच इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड। फॉर एग्जांपल, अमेरिकन इज वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस इन इंडिया फॉर मोर देन 1 साल से ज्यादा, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा? इंडिया का पार्ट। क्यों? बिकॉज उसने 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में लगा दिया है। नेक्स्ट इज क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स या सीजनल वर्कर्स। जो अगर हमारी कंट्री में लेस देन 1 ईयर रह रहे हैं, तो वो हमारे लोग नहीं हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारी कंट्री के नहीं हैं। नेक्स्ट इज बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जो बॉर्डर्स से ट्रांसफर होके आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने घरों के अंदर आ रहे हैं, एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन रेगुलर, बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे काम के लिए अपनी कंट्री से हमारी दूसरी कंट्री में, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, या दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहे हैं। तो वो जिस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री के होंगे जहां पे वो रहते हैं, जहां पे उनकी अर्निंग, जहां पे उनकी एक्यूमुलेशन, जहां पे उनकी स्पेंडिंग हो रही है, वो वहां के माने जाएंगे। आप दूसरी कंट्री के बॉर्डर वर्कर्स को अपने वर्कर्स नहीं मान सकते। ऐसे ही हमारी कंट्री के अगर बॉर्डर वर्कर्स दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वो हमारे रेजिडेंट्स ही है, वो हमारे लोग ही हैं। क्लियर हो गया? हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर से देखते हैं क्या, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। है कि नहीं है? हमारे रेजिडेंट है, तो हमने कहा 2 कंडीशन है। फर्स्ट बचे, मोर देन 1 ईयर अगर हमारे पास है, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर हमारी कंट्री में है ना। तो अभी इसके अलावा कुछ हमने इसकी एग्जाम्पशंस भी की हैं, एक्सेप्शंस भी की हैं, वो हमारी एक्सेप्शंस को हमने ध्यान में रखना है जब ये नॉर्मल रेजिडेंट का क्वेश्चन करेंगे। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। तो हमारे लोग जहां मर्जी काम कर ले, एम्बेसी के अंदर लगे हुए हैं, हमारी एम्बेसी यूएसए के अंदर है, तो वो हमारी एम्बेसी ही है ना। हमने पीछे डोमेस्टिक टेरिटरी में पढ़ा, और वो क्या है? हमारी लोग हैं, तो हमारे ही रहेंगे, इसलिए हमने क्या कहा? दे आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री इंडिया। अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months, 2 महीने के लिए आया है, ठीक है, पधारो हमारे देश, है ना। तो हमारे आए कंट्री के अंदर घूमने आया है, तो उसको अपना कब्जा तो नहीं कर लेंगे भाई, नहीं तो हमारा रेजिडेंट ही हो गया। नो, इट इज नॉट आवर रेजिडेंट, इसलिए वो हमारा रेजिडेंट नहीं है। नेक्स्ट इज इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। इंडिया पाकिस्तान के अंदर मैच है, इंडियंस पाकिस्तान जाएं, घूम कर आए, ठीक है, तो वो हमारे लोग ही माने जाएंगे, वो इंडिया के माने जाएंगे, वो पाकिस्तान के नहीं माने जाएंगे, वो इंडियन ही हैं। नेक्स्ट इज इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। तो इंडियन कितनी देर से काम कर रहे हैं? 1 साल से कम काम कर रहे हैं इंप्लॉइज, हमने बोला था ना यूएनओ के अंदर। तो अभी कहते हैं कम, 1 साल से कम काम कर रहे हैं, वो किसके रेजिडेंट माने जाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के रेजिडेंट्स माने जाएंगे। नेक्स्ट आगे आया बच्चे, इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडियन एम्प्लॉइज हैं हमारी कंट्री के अंदर ही, WHO का ऑफिस है, तो वहां पे काम कर रहे हैं, इंडियन एम्प्लॉइज ही हैं, तो हमने क्या कहा? ये इंडिया के माने जाएंगे। नेक्स्ट इज फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी ताजमहल। बाहर से कोई हमारा ताजमहल देखने आया आगरा में, तो वो हमारे माने जाएंगे? नो, दे आर नॉट, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। नेक्स्ट इज इंडियन मुस्लिम गोइंग फॉर हज पिलग्रिम। अब हज कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया के अंदर, मक्का के अंदर है, तो वो हमारे इंडियन मुस्लिम्स हैं, विजिट के लिए गए हैं, पिलग्रिम में मत्था टेकने गए हैं, माथा टेकने गए हैं, वहां पर क्या है? वो हमारे रेजिडेंट्स माने जाएंगे। जी हाँ, वो घूम कर आए, वहां से टूरिस्ट घूम कर आए, तो वो हमारे ही हैं।
क्लियर हो गया? सो हमने यहाँ पे क्या कहा, नॉर्मल रेजिडेंट्स के लिए हमारी 2 कंडीशंस थी। आप इन 2 कंडीशंस को ध्यान रखो, मोर देन 1 ईयर बचे, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका कहाँ पे लाई करता है। ठीक हो गया? उस नेक्स्ट टॉपिक आया, दैट इज सिटीजनशिप एंड रेजिडेंसी। सो अभी 2 वर्ड्स हैं बचे, सिटीजन और रेजिडेंट होना, 2 अलग-अलग वर्ड्स हैं। देखें, अब सिटीजनशिप क्या है, ये लीगली हम लोग कहते हैं कि किसी कंट्री का सिटीजन है तो उसके लिए लीगल प्रोविजंस मैटर करती है। देखिए क्या है, सिटीजनशिप कौन सा कंसेप्ट है, लीगल कंसेप्ट है ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, जहां पे पर्सन का बर्थ हुआ, जहां से उसकी लीगल प्रोविजंस अलाउ करती है उस पर्सन को टू बिकम अ सिटीजन। तो दैट इज मोर ऑफ अ सिटीजनशिप, वहां की क्या एक लीगल निशानी है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ कंट्री। क्लियर हो गया? इट मीन्स इंडियन सिटीजन कैन अराइज इन 2 ways. When a person is born in India, इंडिया में पैदा हुआ, he acquires automatic citizenship of India, ऑटोमेटिकली वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। Second, a person born outside India applies for citizenship and Indian laws allows him to become a citizen. कोई बंदा बाहर से आया, उसने हमारी सिटीजनशिप के लिए अलाउ किया, अगर वो सारी लीगल प्रोविजंस को अबाइड करता है जो कि फॉलो होनी चाहिए, अगर उन सारी प्रोविजंस को फॉलो करता है, वो किसका पार्ट बन जाएगा, इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। आप देखिए बहुत बड़ी यहाँ पे बात है, अगर हम देखते हैं कि प्रियंका चोपड़ा की बात करें, ठीक है, हमारी बॉलीवुड स्टार है प्रियंका चोपड़ा, क्या है वहां पे, क्या उसका इंडिया में बॉर्न हुई, ठीक है, इंडिया के अंदर ऑटोमेटिकली उसकी सिटीजनशिप मिल गई उसे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, शी इज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं आगे क्या वो रेजिडेंट है कि नहीं है। देखिए अभी रेजिडेंसी क्या है, इट इज इकोनॉमिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय पर्सन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने कौन सा बोला, पर्सन की अर्निंग, पर्सन की स्पेंडिंग एंड पर्सन की एक्यूमुलेशन। रेजिडेंट कब बनेगा, अगर पर्सन एक इकोनॉमिक, जैसे वो लीगल कंसेप्ट है, ये कौन सा कंसेप्ट है, इकोनॉमिक कंसेप्ट है, जो किसके ऊपर बेस करता है, पर्सन की अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन पे। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट इज इफ ही ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर वो बंदा 1 साल से ज्यादा रह रहा है तभी वो इंडिया का रेजिडेंट है, एंड उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब ये तीनों एक्टिविटीज वो कहाँ लाई कर रही है, इंडिया में। अब आप मेरे को बताओ, प्रियंका चोपड़ा सिटीजन कहाँ की है, इंडिया की है बच्चे, है ना, लेकिन उसकी मैरिज के बाद शी इज नो मोर इन इंडिया। वो कभी कभी कपिल शर्मा शो पर आ गए या कोई प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर है वहां पर आ गए, तो वहां पे क्या है, वो किसकी रेजिडेंट है, वो है रेजिडेंट, हमारी नहीं है। क्यों? बिकॉज मोर देन 1 ईयर वो कहाँ पे बिताती है, अपने हस्बैंड के साथ आउट ऑफ इंडिया स्पेंड करती है। अगर वो इंडिया में 1 ईयर तक करती है तब वो इंडिया की रेजिडेंट बनेगी, बट येस अल्टीमेटली शी इज सिटीजन ऑफ इंडिया। आलिया भट्ट की आप एग्जाम्पल देखो, आलिया भट्ट आप मेरे को बताओ क्या वो सिटीजन है या रेजिडेंट है। आलिया भट्ट इज सिटीजन ऑफ नॉट इंडिया, ऑफ ब्रिटेन, लेकिन वो रेजिडेंट कहाँ की है, वो रेजिडेंट इंडिया की है, क्योंकि उसकी मैरिज इंडिया में, वो इंडिया में मूवीज कर रही है, इंडिया में अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रही है 1 साल से ज्यादा, उसकी स्पेंडिंग, अर्निंग एंड एक्यूमुलेशन इज इन इंडिया। सो हमने क्या कहा, वो कहाँ की रेजिडेंट है, इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी। बट सिटीजन वो कहाँ की है, वो इंडिया, अगर उसने यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे आके इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, इंडिया के लॉज को मान रहे हैं, तो वो इंडिया की सिटीजन है। अदरवाइज इन केस इफ शी हैज टेकन बर्थ इन दूसरी कंट्री के अंदर, तो वहां वो कहाँ की हो गई, सिटीजन उस कंट्री का पर्सन हो गया। क्लियर? होप आई एम क्लियर विद दीज 2 एग्जांपल्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आप थोड़ा सा केयरफुली इसके ऊपर करिए।